स्पेसिफिकली आपके पॉइंट पे आते हैं कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई। जी। प्रॉब्लम्स आई, मेरे करियर में भी काफी प्रॉब्लम्स आई। घर से सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं था। इसलिए नहीं था कि मतलब वो देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी वो चीज को अफोर्ड करवाना, इतना सब चीज। तो मैंने लेकिन हमेशा खुद मेहनत की, मैंने खुद अपना काम संभाला। मैंने शुरू से ही मैंने थोड़े पैसों पे भी काम करना शुरू किया, मैंने ज्यादा पैसे भी कमाए, थोड़े भी कमाए, लेकिन मैंने कभी काम करना बंद नहीं किया। मान लिया कि अगर हम उस लायक नहीं है कि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, इस लायक तो बन जाओ, इतना तो करो कि आप अपने खर्चा तो उठा पाओ। वो भी उनके लिए बड़ा सुकून होता है जी। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन आपका बोझ भी उनके सर पे नहीं पड़ रहा, तो वो भी उनके लिए राहत है। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं ना, उनको इस बात की खुशी होगी कि इस बात की खुशी नहीं है कि वो आपको आपका खाना पीना पहनना क्यों दे, उनका तो हमेशा मन करेगा कि आपको उससे भी ज्यादा दे, लेकिन उनको इस बात का सुकून होता है कि हमारा बच्चा इस लायक है कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे। उस बात का बहुत बड़ा सुकून होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं वो फर्स्ट एवर कश्मीरी आर्टिस्ट हैं पॉडकास्ट पे। उनका नाम है काबुल बुखारी। आज के पॉडकास्ट हमने बिल्कुल रॉ और रियल रखा है। आज के पॉडकास्ट में हमने ज़िंदगी के बारे में बात की है, उनकी जर्नी के बारे में तो बात की ही है, उनका बचपन कैसा बीता, दोस्तों का इन्फ्लुएंस कैसा था, दुनिया के बारे में थोड़ी सी बातें की हैं। तो बहुत ही सिंपल और इनोसेंट सा पॉडकास्ट है। आई होप आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। और हाँ, उन्होंने कुछ शायरी और कुछ गाने भी सुनाए हैं, सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बहुत देर बाद एक आर्टिस्ट से आपका परिचय करवाने वाले हैं। उनका नाम है काबुल बुखारी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। शुरू से शुरू करते हैं, आप अपने बारे में अगर बताएं थोड़ा। जी बस मेरा कुछ खास इंट्रोडक्शन नहीं है, नाम तो आपने बता ही दिया है। बाकी मैं एक म्यूजिशियन हूँ, गाता हूँ और थोड़ा बहुत कंपोज भी करता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ। जी। और कब से लिख रहे हैं आप? लिखना तो अभी मैंने ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 1-2-3 साल से लिख रहा हूँ। बाकी जो म्यूजिक परफॉर्मेंस है जैसे गाना वगैरह, वो तो बचपन से ही। बचपन से। बढ़िया। सर, आप पहले आर्टिस्ट हैं जो कश्मीर से हैं, हम जिनको होस्ट कर रहे हैं। सो आप हमें कश्मीर के बारे में बताएं, कैसा लगता है आपको कश्मीर? कश्मीर के बारे में तो सारी दुनिया जानती है मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जन्नत है वाकई में। खुदा ने बहुत खास तौर से बनाया कश्मीर को, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं पिछले कुछ सालों से घर से बाहर रहता हूँ ज्यादा, लेकिन जब भी मैं घर जाता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि एक वो वाली फीलिंग है कि एक एक होता है कि जिंदगी को हम आगे बढ़ाने के चक्कर में हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं, कभी यहाँ भागना कभी वहां भागना, वो हमारी एक हमारा इंसानों का नेचर बन चुका है वो। तो जरूरी भी है आजकल की वक्त में सरवाइव करना। लेकिन एक बात जब आती है ना कि जीना है, अपने लिए जीना है, तो जब कश्मीर में रह के इंसान वो चीज महसूस करता है तो ऐसा लगता है कि अपने लिए जीना है तो यहाँ रह के जी। ओके ओके। आपका बचपन कैसा बीता है? बचपन मेरा बहुत सिंपल था। मैं एक गांव से ताल्लुक रखता हूँ, बहुत ही छोटा गांव। अभी भी देखा जाए काफी छोटा ही है हर लिहाज से, इस लिहाज से कि जैसे जो भी बाकी जगहों में जितनी तरक्की हो रखी है, हमारे गांव में उतना भी नहीं है वो सब चीजें। okay. और जब मैं छोटा था तब तो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम ही पिछड़ा हुआ इलाका करना कुपवारा। okay. तो बचपन की अभी भी कुछ यादें हैं मेरी कि जैसे कभी महीनों में कोई एक गाड़ी देखने को मिलती थी। okay. मैं छोटा था, मुझे भी याद है कि हमारे वहां पे, जैसा कि हम एकदम बॉर्डर के नजदीक रहने वाले, तो हमारे वहां पे आर्मी की कोई गाड़ी आती थी
कभी 10 दिन 15 दिन या महीने में एक बार। तो हम छोटे छोटे बच्चे हम दौड़ के जाते थे देखने के लिए उसको, कि ये पास से कैसी दिखती है। तो एकदम उस लेवल के गांव से मेरा ताल्लुक रहा है बचपन में। ओके। फिर बाद में धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से फिर वहां से थोड़ा बाहर निकले। श्रीनगर में मेरी स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया अपनी हायर स्टडीज के लिए। म्यूजिक में मैंने पढ़ाई की। तो अभी करंटली मैं पिछले 10-15 साल से मुंबई में ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आपका गाँव जो है वो थोड़ा पीछे है। कनेक्टिविटी कैसे बनती है फिर, जैसे आप म्यूजिक में आए, आपको पता चला कि ऐसी इंडस्ट्री होती है, कैसा कनेक्टिविटी कैसे हुई? इसका ऐसा है कि जो म्यूजिक का मेरा एक जो रास्ता मिला वो मुझे अपनी फैमिली से ही मिला। जैसे कि मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो भी सिंगर हैं। तो मुझसे वो लगभग, हमारे बीच में 3-4 बहनें हैं, मेरी 5 बहनें हैं टोटल। ओके। तो हमारे बीच में एक एज का गैप है लगभग 10-12 साल का। तो उन्होंने शुरू कर रखा था गाना। वो हमारे खानदान के पहले इंसान थे जिन्होंने म्यूजिक शुरू किया था। ओके। तो उनकी वजह से घर में थोड़ा म्यूजिक का माहौल था। उस वक्त में भी जब वहां पे मैंने आपको छोटा सा एक वो इंट्रोडक्शन दिया कि क्या हालत थी हमारे गांव की। जी। तो गाड़ियां, एक रोड, ये चीजें तो बहुत बेसिक होती हैं। जहाँ पे गाड़ियों की सिचुएशन वैसी थी तो वहां पे बाकी चीजें कैसी होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे गिन के बताने की जरूरत नहीं। जी। तो उस हालात में भी ऐसा रहा कि मेरे भाई जो थे वो ट्रैवल करते थे, बाहर गाने बजाने के लिए जाते थे और वो कैसेट्स लेके आते थे। हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम अच्छा होता था, मतलब जैसे वो उस टाइम पे वो चलते थे, कैसेट प्लेयर्स होते थे। हाँ जी। डेक बोलते थे। हाँ, डेक। और स्पीकर्स, अच्छे स्पीकर्स लेके आते थे। तो हमारे घर में म्यूजिक अच्छे तरीके से सुना जाता था। तो वो वहां से मेरा इंटरेस्ट बना शुरू में कि हाँ ये एक बड़ी अच्छी चीज है। तो हालांकि हमारे घर में टीवी बहुत बाद में आया, म्यूजिक पहले आया। तो वहां से एक इंटरेस्ट बना। फिर उनको गाने गाते हुए मैं देखता था। हमारे घर में ऐसी महफिलें होती रहती थी, उनके दोस्त यार आते थे, महफिल चल रही है, गाना बजाना हो रहा है। बहुत अच्छा। तो वहां से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। देन कोई 15 साल की उम्र में जाके फिर मैंने भी स्टार्ट किया। तो मेरी मतलब जो भाभी है, जो मेरे भैया हैं, उन्होंने जिनसे शादी की वो भी सिंगर। ओके। तो पहली बार उन्होंने ही मुझे सुन लिया, ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था तो उनकी कान में आवाज पड़ी। फिर उन्होंने मुझे काफी अप्रिशिएट किया और थोड़ा मुझे हौसला दिया। मैं थोड़ा शाई नेचर का था बचपन में, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। तो फिर उन्होंने काफी थोड़ा हिम्मत दी कि नहीं तुम्हें गाना चाहिए, अच्छा गा सकते हो तुम, ये हो। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ मामला। फिर मैं बाद में मैंने सोचा कि अब इस चीज को अगर करना ही है तो थोड़ा इसकी तालीम होना भी जरूरी है। फिर मैं तालीम के लिए मुंबई चला गया। जी बिल्कुल। अभी हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ना आर्ट एंड कल्चर बहुत रिच है। उस टाइम पे था कश्मीर में ऐसा कुछ? देखिए, कश्मीर में ऐसा है कि वही बात होती है कि हम जितना पार्ट हमने देखा होता है हमें लगता है वैसा ही है। हालांकि मेरा बचपन बहुत सादगी में गुजरा, इतनी ज्यादा चीजें देखी नहीं, इतना एक्सपोजर नहीं मिला। बीच में कुछ 1-2 डेकेड्स ऐसे गुजरे हैं कश्मीर के जो बहुत ज्यादा खराब, सबको पता है। उन 10-20 सालों ने इतना ज्यादा इफेक्ट किया है कश्मीर की म्यूजिक इंडस्ट्री को कि मतलब जिसकी कोई इंतहा नहीं, यानी कि एकदम खत्म होने पे आ गया था सब कुछ। सबको पता है, जैसे फिल्म मेकिंग खत्म होगी वहां की, म्यूजिक प्रोडक्शन खत्म हो गया, थिएटर्स खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। बस थोड़े बहुत सरकारी इदारे काम करते थे, जैसे रेडियो, दूरदर्शन या कुछ कल्चर डिपार्टमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर का। वो भी इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि अभी भी वहां पे आप जाके देखिए, रेडियो स्टेशन के आसपास इतनी हाई सिक्योरिटी है, ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई पार्लियामेंट है या कुछ ऐसी चीज है। मतलब हालांकि रेडियो है, वो रेडियो स्टेशन है, बहुत नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी तो होती है हर जगह, बट इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है वहां पे। तो आज तो फिर भी बहुत अच्छा है। तो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा बचपन था, जैसे मैं 91 हूँ, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हालात रहे। उन हालातों ने मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट किया म्यूजिक को कि ऑलमोस्ट सब खत्म ही था। लेकिन अब दोबारा से जाके वो चीज जो है काफी अच्छे तरीके से उठती आ रही है सामने, और हालात काफी बेहतर हैं। अब काफी चीजें प्रमोट हो रही हैं, फिल्म मेकिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है वहां पे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो ग्रो करेंगे। तो पहले अगर हम एकदम उस दौर से पीछे चले जाएं, तो ऐसा मुझे बाद में पता चला जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर की चीजें, थोड़ा सा रिसर्च किया कि देखते हैं कि क्या था हमारा म्यूजिक पहले। तो 70 से पहले हमारा म्यूजिक बहुत रिच था कश्मीर पर, बहुत, यानी कि मैंने ऐसी ऐसी कंपोजिशन सुनी यूट्यूब पे और कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह में पुरानी, कि एकदम ऐसा लग रहा है कि एक वो जो बॉलीवुड सॉन्ग्स और कश्मीरी सॉन्ग्स मतलब एक दूसरे को टक्कर दे रहे, वो लेवल था प्रोडक्शन का, म्यूजिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तुमने तो चलो हर एक प्रांत की अपनी अपनी होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का अपना फोक म्यूजिक है, पंजाब का अपना है, राजस्थान का अपना, तो लेकिन जो म्यूजिक प्रोडक्शन लेवल जो था वो मैंने ऐसा कंपैरेटिवली जब सुना, मैंने कहा यार ये तो बॉलीवुड पर टक्कर दे रहे हैं ये लोग, उस लेवल का म्यूजिक था उस टाइम पे। तो फिर मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि ये चीज एक टाइम पे बहुत ऊंची थी, इसको दबाया गया, और अब चलो रब का करम है कि दोबारा से वो चीज उठ के सामने अब और निखर रही है। जी। हर किसी की जर्नी में ना माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहता है जी। सो आपकी जर्नी में आपके माँ बाप का रोल, उन्होंने पहले रोका, रिस्ट्रिक्ट किया या नहीं? मेरे माँ बाप ने कभी भी उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हम पे, बच्चों पे खास तौर से, ना मुझ पे ना मेरे बड़े भाई पे। तो म्यूजिक की जहां तक बात करें, हमारे खानदान में ये था नहीं ऐसा कुछ। मेरे भाई पहले थे जब नहीं थे, तो उनको थोड़ा दुश्वारी आई थी, लेकिन उनको स्पेसिफिकली मेरे माँ बाप ने टारगेट नहीं किया, ओवरऑल सारे एनवायरनमेंट नहीं किया। जैसे रिश्तेदार काफी डांट डपट पड़ती थी, क्या शुरू कर दिया तुमने गाना बजाना, है ना। तो और ऐसा है कि हमारी मतलब जो कल्चर है हम लोगों का, ऑल ओवर हम सारे हिंदुस्तान की बात करें, जितना हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो काफी सारी जगहों पे, ऐसा मैं हर जगह को नहीं कह रहा हूँ, बट ज्यादातर जितना हम सादगी के उस जोन में जाते हैं, तो गाने बजाने को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो कश्मीर में खास तौर से ऐसा था, उस दौर में तो बिल्कुल ही था। तो उनको काफी दुश्वारियां मिली, और जो मतलब उनको सामना करना पड़ा उन चीजों का, लेकिन मुझे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई माँ बाप की तरफ से, खासतौर से म्यूजिक के लिए। हमेशा वो बस दुआ देते रहे, और मेरे माँ बाप वैसे भी एक बहुत सिंपल से लोग हैं। तो मम्मी तो मेरी गुजर गई अभी कुछ साल पहले, तो वो तो बहुत अच्छी थी, मतलब बच्चों के साथ उनका बहुत फ्रेंडली नेचर था। और पापा मेरे बहुत एकदम सादा किस्म के इंसान है, वो ज्यादा रोक टोक या ऐसा नहीं, मतलब वो हमेशा बस दुआ देते हैं कि बच्चों जो भी करो अच्छा करो। तो लेकिन ज्यादा जो मेरा इम्पोर्टेंट रोल मेरे लाइफ में रहा वो मेरे भाई का रहा। तो उनके साथ साथ भाभी का, क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प की मेरी चीजों में मुझे आगे आने के लिए। तो ओवरऑल फैमिली का सपोर्ट ही रहा। बिल्कुल। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब माँ बाप को पता चला कि हाँ हमारा बच्चा गा रहा है, अच्छा गा रहा है, लोग सुन रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, ऐसा? जैसा कि अब मेरे साथ ज्यादा जो कनेक्शन था वो मेरे भाई का था, भाभी का था, तो और वो खुद भी आर्टिस्ट थे, तो अभी भी है, अभी भी गाते हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं अभी। तो उनका तो हमेशा मतलब एक साथ में ही था, एक्नॉलेजमेंट मिलता रहता था, शाबाशी भी मिलती थी, कभी कभार रोक टोक भी मिलती थी, यहाँ पे तुम ये चीज ऐसे सही कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो लेकिन जो मम्मी पापा का है, मम्मी तो मेरी जैसे गुजर गई 2011 में, लगभग आज 13 साल हो गए। तब तो मैं एकदम समझ लो कि मेरा एक अभी स्टार्ट था, कुछ ही टाइम हुआ था मुझे म्यूजिक में आके, तो उन्होंने उतना ज्यादा वो चीजें विटनेस नहीं कर पाए वो। लेकिन पापा का ऐसा है कि मेरे पापा थोड़ा बोलते कम है, तो लेकिन मैंने उनके चेहरे पे वो खुशी देखी है, जब 2-3 बार ऐसा मौका मिला मुझे कि मैं उनको अपने शो पे लेके जा पाया हूँ साथ में। तो वो तो कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन जो था वो मैंने महसूस किया है कि उन्हें बहुत खुशी होती है जब इस तरह की चीजें होती है कि हाँ हमारा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इस बात की खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट थे, दोस्त थे? हाँ बिल्कुल, दोस्त तो काफी थे। दोस्तों में नहीं था इंट्रोवर्ट। बस जैसे ही वो दोस्ती का सर्कल
उसमें अगर कोई भी एक नया बंदा आ गया बस मेरी बोलती बंद हो जाती। मतलब मैं इस तरह का था। मेरे गिने चुने 4-5 दोस्त थे बचपन के, जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा, तो उनके अलावा कोई भी छठा बंदा आ जाए, साथ में आ जाए, तो बस मेरे लिए वो एक, वो होता है ना, सोशल एंजाइटी हो जाती है, वो टाइप का था। अभी भी वो फैक्टर है कहीं ना कहीं मुझ में। मैं बहुत कम लोगों के साथ घुल मिल पाता हूँ, खुल पाता हूँ। जी। जब तक मुझे समझ ना आए कि अगले बंदे का क्या नेचर है, तब तक मैं उसके साथ खुल के बात भी नहीं करता, कि मुझे नहीं पता कि अगला बंदा क्या है। हो सकता है, क्या होता है कि आजकल लोग जजमेंटल भी बहुत हैं, तो और जजमेंट्स क्या, डर भी नहीं है इतना कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं सामने वाला जज करता है, क्योंकि इतना आउटस्पोकन हूं ही नहीं मैं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और वो अगला बंदा मेरी खिल्ली उड़ाएगा। बट ये है कि मुझे ऐसा रहता है कि पहले एक कंफर्ट जोन फील करो, फिर उसके बाद बोलो, चीजें तो काफी आसान रहता है मेरे साथ, और अच्छा भी रहता है, स्मूथ रहता है। तो आपकी लाइफ में दोस्ती ने क्या अहमियत पाई है? मतलब आपको लगा कि हाँ दोस्त होने चाहिए, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि आप थोड़ा बैकफुट आ गए दोस्तों से? देखिए, दोस्तों का ऐसा है कि मेरे ख्याल से दोस्ती जो है ना, दोस्ती सबसे जरूरी रिश्ता है। सभी रिश्तों से ऊपर है, उसका एक उसकी वैल्यू है दोस्ती की, कि हर रिश्ता अपने आप में ना एक 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 रोल निभाता है। जैसे माँ बाप हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो उनको छोड़ के। हाँ जी। आमतौर पे माँ का रोल निभाती है, बाप का रोल निभाता है, बहन का रोल निभाती है, भाई का रोल। लेकिन दोस्त ऐसा होता है जो वक्त आने पे हर एक रोल निभा जाता है। तो वो जो दोस्ती का एक पावर है ना, वो उस वजह से दोस्ती का रिश्ता मेरे लिए सबसे ऊपर है। और बाकी जो एक्सपीरियंसेस की बात है, जो आप कहते हैं कि आपने पूछा कि आपने कभी बैकफुट का ऐसा कुछ सोचा, तो उस तरह के एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं मेरी लाइफ में, कि जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आफ्टर ऑल कोई दोस्त है, बाप है, माँ है, बहन है, भाई है, कुछ भी है, लेकिन है वो इंसान है। इंसान का नेचर खुदा ने ऐसा बनाया हुआ है कि वो बहुत सारे इमोशन से बना हुआ है। अब हम किसी पे उंगली भी नहीं उठा सकते कि फलाना इंसान बुरा है। बिल्कुल। कोई इंसान की क्या आदत है, किसी की क्या आदत है, किसी का क्या मूड है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई कूल होता है, तो बहुत सारी चीजों से मिक्स होके एक इंसान तैयार होता है। तो मैं कभी किसी के लिए जजमेंटल नहीं होता हूँ कि ये इंसान बुरा है या अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपको जितना भी करीब रहो किसी के, इतना सा फासला जरूर रखना है हर एक से। मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इंसान से जी। आपके अपने जाति खुद को छोड़ के, चाहे वो आपका पार्टनर है, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई दोस्त कोई भी है, इतना सा फासला रखो कि अगर वो इंसान कभी आपको हर्ट करे या कुछ इस तरह की हरकत हो जाए उससे, जाने अनजाने में, जरूरी नहीं है कि वो जानबूझ के आपको हर्ट करेगा, अगर कभी भी उससे ऐसी हरकत हो जाए तो आप टूटो नहीं उस टाइम। इतना नहीं होना चाहिए कि यार आप उस टाइम पे बिल्कुल टूट गए और परेशान हो गए, रो रहे हो, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको इंसानियत पे से भरोसा उठ रहा है, ये वो, तो इस तरह की चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। लाइफ इसी चीज का नाम है। हमेशा ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपका अच्छे से अच्छा दोस्त, अच्छे से अच्छा साथी कभी ना कभी कुछ ऐसा जरूर कर सकता है कि जिससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। तो इसलिए इसको एक लाइन में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरा ये मानना है कि कभी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। हाँ, भरोसा करो, क्योंकि भरोसे से दुनिया चलती है। आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज चला रहे हैं कोलैबोरेशन में, यकीन का होना बहुत जरूरी है। उसी से हम ग्रो करते हैं, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने बोला था 4 दिन पहले कि मैं 12 बजे आऊंगा, जी। एक यकीन था ना मुझे कि हाँ मैं आ जाऊंगा शायद, जी। और होपफुली पहुंच भी गए हम। मतलब ऐसे आपने भी वेट किया, आपको भी पता था। तो हर चीज एक भरोसे पे चलती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद से चलती है। बट ब्लाइंड ट्रस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बैड फैक्टर है। उससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये चीज बिल्कुल हमेशा ऐसी रहेगी, तो परमानेंट कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो इसलिए रिश्तों को इज्जत दो, यकीन करो, ब्लाइंड ट्रस्ट को हटा दो और थोड़ा सा स्मूथ रखो चीजें। जी। अभी आपने ट्रस्ट की बात की, तो सबसे ज्यादा हम लोग मानते हैं कि ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखना चाहिए। आप मानते हैं ऊपर वाले को? बिल्कुल मानते हैं।
देखें ऊपर वाला जो ये डिस्क्रिप्शन है, सभी मजहब के लोग उनके मतलब उनका जो बिलीफ है वो यही मानते हैं कि जो दुनिया चला रहा है वो ऊपर है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए उसको सब अपना अपना नाम दे रहे हैं, हर मजहब के लोग अपने अपने नाम से पुकारते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को जनरलाइज करें, एक ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करें कि आफ्टर ऑल हम सब हैं तो इंसान ही हैं। हिंदुओं को भी वही चला रहा है जो मुसलमानों को चला रहा है, हाँ जी बिल्कुल। सिखों को भी वही चला रहा है जो क्रिश्चियंस को चला रहा है। तो ताकत तो एक ही है जो चला रही है, क्योंकि देखो हर मजहब में जब हम डिटेल में जाके देखते हैं ना चीजें, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर जो है वो एक ही है हर एक मजहब में। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं। तो जो ताकत है ना वो, उसको आप किसी भी नाम से जानो, लेकिन वो है। खामखा कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात। खामखा कोई भी चीज नहीं चल सकती जब तक उसको चलाने वाली कोई ताकत ना हो जी। और कभी भी ताकतें जो हैं वो मल्टीपल नहीं हो सकती। हाँ, एक ताकत के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेट सोर्स एक ही है। तो क्योंकि एक के बाद कुछ होता नहीं ना, एक के बाद फिर जीरो है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक ही ताकत है जो हर जगह है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कुदरत है, जो ऑलमाइटी पावर है, जो एकदम सुप्रीम पावर है, वो एक ही है। उसके ही अलग अलग उसकी शाखें हैं जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन वो हर जगह है जी। मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर वाला वहां ऊपर नहीं है, वो सब जगह पे है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सारी दुनिया के काफी सारे लोग मानते हैं जो इस चीज को गौर से सोचते हैं। वो हर जगह, वो आप में है, मुझ में है, सब जगह है। वो चीजों में है, इंसानों में है, जानवरों में है, हर जगह मौजूद है क्योंकि वो एक ताकत है। ओवरऑल हम दूर से देखें ना, वो एक ही है जो चीज। थोड़ा सा वो आपने देखा होगा, वो वीडियोस होते हैं ना वो इनके साइंस वाले जो होते हैं, जो वो किस तरह से विजुअलाइज करते हैं चीजों को कि धरती को दूर से देखो, तो जो सारी डिटेल्स खत्म हो जाती हैं। एक मतलब सिर्फ स्फेयर रहता है। हाँ, वो एक रहता है धरती का। फिर उसको और ज्यादा दूर जाके देखो तो बहुत सारी तारे सितारे ऐसे आगे इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो फिर लास्ट पे बहुत ज्यादा और दूर जाके देखोगे तो सारी कायनात एक ही है। तो मेरा यही मानना है कि वो एक ही ताकत है जिसकी छोटे 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 हिस्से हैं, वो हर जगह मौजूद है बस। बिल्कुल। जैसे आपने एक छोटे से शहर से जर्नी शुरू की, मैं मानती हूँ कि थोड़ा मुश्किल रहता है छोटे शहर से मूव करना, फिर बड़े शहर में अपने सिर्फ सपने पूरे करना। तो कुछ स्ट्रगल्स कुछ रहा होगा कि शायद ये मुझे स्टार्टिंग में मिलता तो ठीक रहता। बिल्कुल, इस तरह की चीजें आती हैं मन में, ख्याल आते हैं ज़हन में इंसान की कि काश ये चीज तब हुई होती तो शायद मैं अब और आगे होता। तो कल मैं ऐसे किसी से मिला था तो वहां पे भी ये बात चली थी थोड़ी सी। तो ये देखो, एक उन्होंने किसी इंसान का जिक्र किया कि फलाना इंसान है, वो अभी इस पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा एक इवेंट हुआ कुछ साल पहले कि जिसकी वजह से वो इस पोजीशन पे, अगर वो ना हुआ होता तो वो शायद इसके ऊपर होता। तो जब मैं बचपन से लेकर अभी तक जितना भी मैंने चीजें देखी, एक्सपीरियंस की, मुझे भी ऐसा कई बार महसूस हुआ था। लेकिन अब जो आज की डेट की मैं बात करूं, जो मेरा सोचने का तरीका वो थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये बातें भी मायने रखती हैं कि जब आपके रास्ते में कोई अड़चन आती है, कोई परेशानी आती है तो आपको रोकती हैं वो चीजें, लेकिन रुकावटें मैटर नहीं करती मेरे हिसाब से। ओके। दो चीजें होती हैं कि एक तो आपको पता होता है कि आपने ये चीज करनी है तो करनी है, उसमें फिर ये एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, मुझे घर वाले परेशान करते थे, मेरे घर में कोई बीमार था, रिश्तेदारों ने ये कह दिया है, घर में किसी की शादी थी, पहले वो शादी निपटानी थी, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना। तो ये सारी चीजें देखो, इन चीजों को तो आप निकाल ही नहीं सकते ना जिंदगी से। आप डेथ को कैसे रोक पाओगे? और सपोज आप यहाँ से किसी दूसरे देश में चले गए किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, आप वहां पहुंचे और आपके घर में कोई डेथ हो गई, तो क्या? हाँ, आप आओगे जरूर, उस चीज में शामिल होगे, वो चीज आपको हैंडल करनी है। तो लेकिन क्या
आप जब वहां जा रहे थे आपने क्या किसी से ये लिखवा के लिया कि आपके घर में कुछ ऐसा हादसा नहीं होगा? या शादियों की बात करें, कई सारे लोग इस वजह से रुके होते हैं कि मेरी बड़ी बहन की शादी है, 2 साल मुझे नौकरी करनी है, उसके लिए दहेज का सामान इकट्ठा करना है, उसकी शादी करा के फिर मैं अपना करियर बनाने निकलूंगा। तो ये चीजें ठीक है, ये कंसर्न वाली चीजें होती हैं, मैं मानता हूँ ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें इन चीजों पे गौर करना पड़ता है क्योंकि हम मजबूर होते हैं। लेकिन ब्रॉड लेवल पे आपको कभी भी ये आइडिया जहन में नहीं पालना चाहिए कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट है। जिस दिन आपने ये चीज सोचना शुरू किया कि आपके रास्ते में रुकावट है, आप हमेशा रुके ही रहते हो, फिर आप आगे नहीं जा पाते, और उस वजह से ही देरी होती है हमेशा। अगर वो चीज आप ना सोचें, हर चीज का हल है। आप किसी भी मामले पे आप कुछ देर बैठ के सोचो, अकेले बैठ के सोचो, आपको हल दिखेगा अपने आप। तो वही विजन की कमी होती है कि आपको चीजें दिखाई नहीं देती और आप फिर दूसरों पे डाल देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब हम स्पेसिफिकली आपके पॉइंट पे आते हैं कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई। जी। प्रॉब्लम्स आई, मेरे करियर में भी काफी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि घर से सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं था। इसलिए नहीं था कि मतलब वो देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी वो चीज को अफोर्ड करवाना, इतना सब चीज। तो मैंने लेकिन हमेशा खुद मेहनत की, मैंने खुद अपना काम संभाला। मैंने थोड़े पैसों पे भी काम करना शुरू किया, मैंने ज्यादा पैसे भी कमाए, थोड़े भी कमाए, लेकिन मैंने कभी काम करना बंद नहीं किया। इसलिए कि ठीक है, मान लिया कि अगर हम उस लायक नहीं है कि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, इस लायक तो बन जाओ, इतना तो करो कि आप अपना खर्चा तो उठा पाओ। वो भी उनके लिए बड़ा सुकून होता है जी। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन आपका बोझ भी उनके सर पे नहीं पड़ रहा, तो वो भी उनके लिए राहत है। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं ना, उनको इस बात की खुशी होगी कि इस बात की खुशी नहीं है कि वो आपको आपका खाना पीना पहनना क्यों दे, उनका तो हमेशा मन करेगा कि आपको उससे भी ज्यादा दें, लेकिन उनको इस बात का सुकून होता है कि हमारा बच्चा इस लायक है कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे। उस बात का बहुत बड़ा सुकून होता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी जिस जगह पे आप हैं, जितनी आप में मतलब पावर है, उसको पूरा यूटिलाइज करो। चाहे आप पूरे दिन में 1 रुपया कमाओ, लेकिन कमाने वाले बनो। कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ वाला बंदा एक दिन का 50,000 कमा रहा है, आप 1 रुपया कमा रहे हो, लेकिन कमाओ, हर दिन वैल्यू ऐड करो। तो जब आप ये जहन लेके चलते हो ना, तो आपकी परेशानी अपने आप हल होती जाती है। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आपका पॉइंट था कि काश ऐसा ना हुआ होता तो शायद मैं और आगे होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आप डिजर्व करते हैं ना, आपको उतना ही मिलता है हमेशा। ठीक है, अभी हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं उतना ही बोल पाऊंगा जितनी मेरी अक्ल है जी। उससे ज्यादा मैं जितना मर्जी कोशिश करूं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरा विजन ही नहीं है उस चीज को आगे लेके। तो आप जितना मर्जी मेरे आगे और 10 माइक लगा दीजिए, 15 कैमरे लगा दीजिए, बहुत बड़ा स्टूडियो दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी औकात के हिसाब से बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरी सोच उतनी होगी। तो वही बात होती है कि हर इंसान का जितना कैलिबर होता है, जितना टैलेंट होता है, वो उतना ही कर पाता है। प्रोविजन जितनी मर्जी दे दो उसको। ओके, आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं? खुद के साथ वक्त बिताता हूँ, मतलब मौका कम मिलता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अकेले बैठना चाहिए इंसान को। कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए? बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अकेले बैठते हैं ना, तो अकेले बैठ के इंसान वो सब चीजें महसूस कर पाता है, वो सब चीजें देख पाता है जो आप ऐसे नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा जहन कहीं ना कहीं चीजों में अटक जाता है, हमारा ध्यान चला जाता है बाकी चीजों। तो मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठते हो नॉर्मली, अकेले बैठो, कुछ बजाओ, कुछ लिख लो, गा लो, अकेले एक्सरसाइज करो, अकेले वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन जब आपके साथ कोई दूसरा बंदा बात करने वाला ना हो, तो वो टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, कि आपका जहन जो है ना, वो आपको पूरी रोशनी देता है उस टाइम पे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए और आप हो क्या। उस टाइम पे आपको अपने सारे फ्लॉज भी दिखते हैं जी, आपको अपनी स्ट्रेंथ भी दिखती है कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे खराब हूँ। तो वो चीज जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अकेले बैठना चाहिए, ऐसा कुछ आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाओ। 24 घंटे में कोशिश करो
10 मिनट ही अकेले बिताओ, 15 मिनट ही बिताओ, हम्म लेकिन बैठो उस टाइम पे, वो टाइम आपका अपना होना चाहिए, सारी चीजों को डिस्कनेक्ट कर, वो चीज अच्छी होती है मेरे हिसाब से। जी। एक कलाकार के लिए एहसास कितने जरूरी हैं, और जितने भी एहसास हैं वो आपकी कला में झलकते हैं या नहीं झलकते? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मूड खराब है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो डाइवर्ट होता है या नहीं होता है? मूड्स जो होते हैं वो हर इंसान को इफेक्ट करते हैं, हम्म जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे एक टूल काम करता है। हम्म जब आप एक आर्टिस्ट हैं, कोई भी काम करते हैं, आप कॉमेडियन हैं, हम्म सबसे मुश्किल काम होता है कि मूड खराब में किसी को हंसाना, हंसाना। इतना जी। मुश्किल काम होता है। वो एक मूवी है, मैंने देखी थी, मैं लिटरली मतलब रो पड़ा था मैं। जोकर मूवी, जो हम्म पुरानी मूवी है इनकी, राज कपूर साहब हाँ की। जी। हाँ, तो मतलब उसमें कितना इंटेंस वो चीज को दिखाया गया है कि एक आर्टिस्ट जब अंदर से दुखी हो, परेशान हो, लेकिन तब भी उसको किसी को हंसाना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो तब आपको वो टूल काम आता है प्रैक्टिस का। हम्म इसीलिए बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो, हम्म जैसे हमारे गाने वाले बोलते हैं रियाज करो, जी। है ना, जो गाना बजाने वाले, हम्म तो बाकी लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आपके अंदर चला जाता है। हम्म और फिर अगर आप अंदर से डिस्टर्ब भी है ना, तो चीजें ऑटोमेटेड होती है, वो इतना निभा जाती हैं कि दूसरे बंदे को महसूस नहीं होता कि आप परेशान हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका 24 घंटे ही मूड खराब रहेगा। हम्म कितना बड़ा भी दुख हो, जी। कुछ मिनट्स के बाद आप थोड़ी राहत महसूस करते हैं, हम्म थोड़ा रो लो या कुछ कर, तो जाहिर सी बात है, बड़े से बड़ा दुख भी कुछ घड़ियों के लिए होता है, तो उसके बाद आपके पास काफी वक्त होता है, तो उस टाइम पे प्रैक्टिस में रहो, अपने आप को उस कैरेक्टर में इतना ज्यादा ढाल लो कि वो कोई भी बाहर की दूसरी चीज या टेम्परेरी कोई जो इमोशनल स्ट्रोक है, वो आपको ज्यादा इफेक्ट ना करे। जी। जी। आप दुनियादारी को कैसे लेते हैं? कुछ लोग होते हैं कि परवाह नहीं करते, या फिर कुछ लोग होते हैं कि हमें इसी में रहना है तो सुनना पड़ेगा, तो आप कैसे, किस हिसाब से लेते हैं? मैं इस चीज को, ये बड़ा जरूरी सवाल है, आपने बड़ा अच्छा पूछा ये इसमें भी यही बात आ जाती है कि आपके एक्सपीरियंसेस बोलते हैं कि आपने जिंदगी में क्या देखा है, चीजों को कैसे जिया है। एक टाइम था, मुझे भी ऐसा लगता था कि दुनियादारी के साथ चलना चाहिए। अभी भी मैं दुनियादारी के खिलाफ नहीं, लेकिन अब मेरा ऐसा है कि जिस जगह पे आप हो, जिस माहौल में हो, उसके खिलाफ मत खड़े हो कभी। वो आपकी बेवकूफी होती है, क्योंकि अगर एक बड़े 30 साल के, 40 साल के अच्छे खासे पहलवान टाइप इंसान को भी अगर 40-50 बच्चों में भी छोड़ दोगे ना, तो वो बच्चे उसको हरा देंगे। छोटे छोटे बच्चे पहलवान को भी हरा देंगे, क्योंकि वो बहुत सारे हैं ना। तो फिर सोसाइटी तो हजारों लाखों की बनी हुई है। आप कभी भी एक इंसान सबके विचार नहीं बदल सकते। तो आपको चाहिए सोसाइटी के खिलाफ कभी मत खड़े हो ओपनली, ये आपकी बेवकूफी होती है। क्योंकि जो लोग समाज में चेंज लाते हैं ना, जिन लोगों ने कभी भी कुछ भी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं जिंदगी में, बाकी सबको छोड़ दो। हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि हमारा मुल्क पहले एक गुलामी में था, उसको आजाद कराने के लिए कितने साल लगे। तो जिन लोगों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसे जाके किसी के खिलाफ जाके गाली नहीं दी है किसी को, खड़े हो गए तो बाहर निकल, मैं तुझे ये दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं किया ना। उन्होंने बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से उस चीज को एक एक स्टेप करके इतना नजदीक बढ़ा दिया कि लास्ट पे वो लोग अपने आप मजबूर हो गए, ये लो जी आपका देश, हम चलो। तो कभी भी एकदम एग्रेसिव नहीं होना चाहिए चीजों को लेकर। और जिस समाज में आप रह रहे हैं, हमेशा उसके साथ मिलके चलिए। अगर आपका आइडिया अलग भी है तो भी, जैसे अक्सर मैंने ऐसा देखा है वीडियोस में, रील्स में, ऐसे भी लोगों को बोलते हुए देखा है। मैं किसी एक स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की या लड़का, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के लोगों की सोच घटिया है। क्या हो गया अगर हमने ऐसे कपड़े पहन लिए? अरे क्या हो गया अगर हम ऐसे बाहर, क्या यार फलाना शहर है, वहां पे तो लोग खुलेआम ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़ा कूल है यार वहां पे। यहाँ पे ना लोगों की सोच बहुत घटिया है, बहुत छोटी सोच।
वो छोटी सोच नहीं है यार, वो उनका माहौल है। आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हो? आपको अगर वो चीजें करनी है तो उस जगह जाके करो ना जहाँ पे वो चीज एक्सेप्ट की जा रही है। जी। आपको कोई नहीं रोकेगा। आप वैसी जगह पे जाके ऐसी बातें करोगे, मैं ऐसा पहनूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसे रहूं, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। ये बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर आपको वैसे खुल के जीना है तो आप वैसे माहौल में जाओ जो माहौल आपको सूट करता है। कोई नहीं रोकेगा आप। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा इंक्लिनेशन जो है वो इन लोगों के लिए है जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप कहलाते हैं। मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को भी वैसे माहौल में जाके रहना चाहिए। वो तहजीब नहीं दिखानी है। आप जाके ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोग खुले जी रहे हैं, खुलापन दिखा रहे हैं हर चीज में, पहनने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, वहां जाके आप ये बन जाओ मैं जी बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं तो बहुत तमीज वाला हूँ, मैं यूं। तो वो भी बेवकूफ है कि तुम वहां पे जाके उन लोगों में अपनी तमीज, अपनी तहजीब झाड़ रहे हो जिन लोगों को तुम हजम ही नहीं हो रहे हो। तो दोनों ही साइड से मेरा ये मानना है कि हर इंसान को चाहिए कि वो जैसा है उसको वैसे माहौल में रहना चाहिए। अगर वो कभी दूसरी जगह पे गया हुआ है टेम्परेरी तो उनके खिलाफ मत चले, उनके साथ मिलके चलो। तो आपकी जिंदगी भी आसान रहेगी, उनको भी आप अच्छे लगोगे। बस मेरा ये मानना। बिल्कुल। कभी दिल दुखा है आपका, या फिर आपको लगा है कि लोएस्ट पॉइंट ये है मेरा जिंदगी में अभी तक का जितना सफर है आपका? नहीं, ये तो फिर ये तो आए दिन ये चीजें आती रहती हैं क्योंकि आपका हर शो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आपका हर गाना हिट नहीं हो सकता, और आपको हमेशा शाबाशी नहीं मिल सकती। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी और इस चीज को एक्सेप्ट करना वही आपकी मतलब समझदारी है, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए आपको जी। आप ट्राई करते रहेंगे। अगर आपको 10 जगह से भी नाकामी मिलती है तो 11वीं जगह आप जरूर कामयाब हो जाओगे। उसके बाद फिर से आपको नाकामी मिलेगी, फिर आप 20वें 21वें नंबर पे फिर दोबारा आप उठ जाओगे। जो लोग चलते रहते हैं वो उठते रहते हैं, जो रुक जाएंगे। आप संगीत को कैसे लेते हैं? मतलब कुछ लोगों के लिए जिंदगी होती है, कुछ लोगों के लिए आर्ट उनका काम रहता है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल, मतलब सिर्फ वो प्रोफेशनल की तरफ से देखते हैं। आप संगीत को कैसे लेते हैं? देखें, जो प्रोफेशन है ये जैसे जैसे इंसान की नीड्स बढ़ती गई तो इंसान के काम उसका प्रोफेशन बनता गया। बेसिकली इंसान की जरूरत क्या थी? सिर्फ खाना और किसी भी बाहर की ताकत से के हमले से बचना। दो ही चीजें थी, रहना और खाना। यानी कि धूप से बचने के लिए छत बना ली थोड़ी सी, पानी के बहाव में ना हो तो थोड़ा सा किनारा पकड़ लिया, जानवर आप पे अटैक ना करें तो थोड़ा सा दीवारें भी बना लो। एक बेसिक नीड यही थी ना इंसान की कि आप पैदा हुए हो, आपको जीना है, खाना है और बचाना है अपने आप को, सर्वाइव करना। अब धीरे धीरे लोगों ने जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, हम आपके कपड़े धो देंगे, आप बदले में हमें अनाज दे दो, हम आपको अनाज देंगे, बदले में आप हमारा घर बना दो। तो धीरे धीरे वही चीजें, वो सर्विसेज आगे डेवलप होते इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के अलग अलग प्रोफेशन बन गए। तो मेरे हिसाब से कभी भी प्रोफेशन को इमोशन से अलग नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे आपके इमोशंस हैं आपको वही काम करना चाहिए। जो काम करने में आपको मजा आए वो काम करो। कभी भी कुछ लोग, जो लोग भी, मैंने नहीं देखा ऐसा जिंदगी में कभी भी कि जिन्होंने अपने प्रोफेशन को और अपनी फीलिंग्स को बाइफरकेट किया और वो कामयाब हुए, कभी नहीं हुए। कि ये तो मेरा काम है, यहाँ से मैं पैसा कमाऊंगा, और ये मेरा वो जोन है जहाँ पे मैं चीजों को एंजॉय करूंगा, ऐसा कभी नहीं। आपको अपने काम को एंजॉय करना पड़ता है, तब वो काम आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको कामयाबी देगा। अदरवाइज आप बहुत ही मीडियोकर या बिलो एवरेज आप परफॉर्म करेंगे, बस वही है, बस गुजारे वाली बात ही, अच्छा कभी नहीं कर पाओगे आप। तो हमेशा अपने काम को चुनो अपने इमोशंस के हिसाब से, जो काम आपको काम ना लगे, मजा आए, और वो काम आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपको कितना ऊपर उठा दे। फर्ज करें कि आप ही की एज जितनी कोई इंसान है जिन्होंने आप ही के गांव से निकल रहा है और आपको देख रहा है, अगर आपको कुछ टिप्स देनी हो उन्हें कि ऐसे अपनी जर्नी शुरू करें, आपको रोल मॉडल अगर वो देख रहे हैं, तो आप क्या टिप्स देंगे उनको? मेरे हिसाब से अभी देखें, मेरा फील्ड जो है म्यूजिक है, म्यूजिक ज्यादा उसी पे बात कर पाऊंगा।
बाकी फील्ड्स के जो हालांकि जो एक आइडिया है, जनरल आइडिया, वो तो सब जगह एक ही है, एक ही अप्लाई होता है, बट जो स्पेसिफिक एक प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं उनके लिए ये बोल सकता हूँ कि एज ए म्यूजिशियन आप लोग, अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है गाने, सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि आपको समझना कि आपके अंदर वो चीज है भी कि नहीं। एक होता है शौक, किसी चीज को देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, इंस्पायर हो जाते हैं, वो एक अलग चीज होती है। जैसे मैं भी कई बार अच्छे पेंटर्स को देख के मुझे लगता है यार काश मुझे ऐसी पेंटिंग बनाना आती, बट मैं नहीं बना सकता। अच्छा कोई एथलीट है, उसकी बॉडी को देख के यार काश ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कर भी लेते हैं एक्सरसाइज, लेकिन वैसे नहीं बन पाएंगे। तो मैं अब उस चीज का सपना पालूं तो मेरे लिए गलत बात है, क्योंकि जो टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, जो मैं चीज नहीं कर सकता, वो गलत फहमी नहीं पालनी है सबसे पहले। और अगर आपके पास उतना विजन भी नहीं है कि आप जज कर पाओ कि क्या आप वाकई में कुछ काम कर सकते हो, तो फिर वो काम मत करो। विजन क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है अपने आप पे कि हाँ आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हो, आपकी आवाज है और आप धुन को पकड़ पा रहे हो, मेलोडी को पकड़ पा रहे हो, कोई अगर गा रहा है तो उसके फ्लॉज समझ पा रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ पकड़ पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि हाँ आपके अंदर वो समझ है। अगर आप कई म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में इस तरह का म्यूजिक होता है कि वो खुद नहीं गा पाते, लेकिन वो कंपोज बहुत अच्छा कर लेते हैं, धुन अच्छी बना लेते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा प्ले कर लेते हैं। म्यूजिशियन तो वो भी हैं, कोई किसी से उत्तम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं, सब म्यूजिशियंस हैं। बट आपको अपना एक एरिया देखना है कि आप कहाँ पे बेस्ट है। उसके बाद जब आपको ये क्लियर हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आजकल के टाइम में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है आपका जो ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिए। आप अपना म्यूजिक रिकॉर्ड कहीं पे भी कर सकते हो। हर तीसरी जगह पे आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं जो म्यूजिक बनाते हैं। आपको नहीं मिल रहे तो आप खोजो, आपको जरूर मिल जाएंगे। और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज इतनी स्मूथ हो चुकी है, इतनी इजी हो चुकी है, आप अपना गाना हर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हो, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म तक, को एक्सेप्ट करते हैं आपका प्रोडक्ट जो भी होगा। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ऐसी चीज है कि इस चीज को अगर आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करोगे तो आपको बहुत मतलब ये उठा देता है एकदम से। तो ऐसा कोई बहाना आज की डेट में तो बचा ही नहीं कि आप बोलें कि ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। और थोड़ा सा सफर भी कर लो, थोड़ा सा घर से बाहर निकल लो, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास बाकी सब चीजों के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, शॉपिंग के लिए टाइम है, रिश्तेदारों के घर जाके दावतें खाने के लिए टाइम। थोड़ा सा सफर आप इसके लिए भी कर लो कि यार महीने में 2-4 बार आप जाके कहीं से सीख लो, कहीं पे रिकॉर्ड कर लो, जैमिंग कर लो, थोड़ा सा किसी की हेल्प से मिलजुल के कुछ गाना रिकॉर्ड कर लो, शूट कर लो, पोस्ट कर दो, बाकी छोड़ दो रब पे। लोग आपको प्यार करेंगे, अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आपका काम जरूर सामने आएगा जी। और धीरे धीरे जैसे ही आप सामने आगे, फिर लोग आपसे खुद सामने से मिलेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपको हायर करेंगे, तो धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तो बहुत ओपन है सब कुछ, सभी प्लेटफॉर्म्स आपका ओपनली वेलकम करते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर किसी को कुछ इस तरह की दिक्कत परेशानी है, सबसे इजी चीज, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंटरनेट आपको उसके लिए भी हेल्प कर रहा है। अब गूगल पे, यूट्यूब पे आजकल एआई है, एआई में आप हर तरह की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, क्या चाहिए आपको, वो आपको हर तरह की हेल्प देगा। तो खुद खोजो, जब तक आप हाथ खोलोगे नहीं, आंखें खोलोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, तो कुछ दिखेगा नहीं। आप आगे बढ़ो, नियत रखो, सब हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं हम। आर्टिस्ट शुरुआत में कहते हैं कि हमें फेम नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए। एक आर्टिस्ट की लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेज से अभी तक आगे तक पहुंचा है, कुछ सालों का सफर तय किया उन्होंने, कितना इम्पोर्टेंट है फेम या शोहरत, या आप ऐसा बोल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसे लोग भी होते होंगे कि जिनको नहीं फर्क पड़ता फेम से, लेकिन वो परफॉर्म करते हैं अपनी खुशी के लिए। लेकिन फिर वो लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उनको स्टेज मिली ऑडियंस के लिए, क्योंकि उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो वो बंदा हमेशा घर में ही गाएगा अपने, या 2-4 दोस्तों में गाएगा, वो कभी स्टेज पे जाना पसंद नहीं करेगा,
अगर वो स्टेज पे जाना पसंद कर रहा है, उसको ऑडियंस के सामने गाना गाना अच्छा लग रहा है, उसको ऑडियंस की तालियां अच्छी लग रही हैं, तो फिर अगर वो ये बोल रहा है कि फेम जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो दिखावा कर रहा है। या तो स्टेज पे नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर उसके लिए फेम बहुत जरूरी है, उसके लिए ऑडियंस की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी एक जगह होती है जहां से आपकी शुरुआत होती है कि लोग आपको पसंद करना शुरू कर रहे हैं, और इंसान के अंदर वो मोटिवेशन आती है कि आर्टिस्ट के लिए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ठीक है, बेहतर है, और मैं लोगों को एंटरटेन कर पा रहा हूँ। तो वो जो चीज है बहुत जरूरी है। फेम, अब एक सबसे जरूरी बात इसमें ये भी है कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। फेम के पीछे इतने भी पागल मत हो जाओ कि आप काम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, काम पे ध्यान ही नहीं है, आप अपनी चीजों को पॉलिश कर ही नहीं रहे हो, जैसा है वैसा ही है, वही घिसे पिटे जा रहे हो, वही। तो अपने आप पे भी काम करो, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखो, और फेम भी मिलना जरूरी है। ऑडियंस को भी आपको ध्यान देना है कि ऑडियंस में कैसे बना सकता हूँ, कंटेंट अपना वैसा रखो कि जिससे लोग आपको सपोर्ट करें, खुश हों आपसे, और कभी भी दूसरे के उस पे नक्शे कदम पे मत चलो कि फलाने ने ये कर लिया तो मैं भी ये करूं, शायद मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। हो जाता है, कभी कभी चीजें वर्क कर जाती हैं, ऐसा नहीं है, बट हमेशा नहीं होगी वो चीज। जो बंदा दूसरा किसी एक सेगमेंट में बेस्ट है, जरूरी नहीं कि आप भी वही चीज करो, वो करोगे तो सेम हो जाएगा। आजकल यही होता है ना, एक ने पकड़ा दूसरे सब रगड़ देते हैं उस चीज को पकड़, तो काफी सारे लोगों को फायदा भी हो जाता है। मैं उस चीज के भी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट कोशिश करो कि जो आपका बेस्ट है वो करो। हो सकता है आपका बेस्ट वही हो जो चल रहा है, ऐसा भी नहीं करना है कि आप बहुत अच्छा आप मतलब एक अच्छे लेवल की कॉमेडी कर रहे थे, आपका एक कंटेंट था जो आपने क्रिएट किया था या कहीं से अडॉप्ट किया था, और अचानक वो चीज ट्रेंड में आई और आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये करने लग गए कि नहीं यार, ये तो सब कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, मैं कुछ अलग करूंगा, तो ये भी बेवकूफी है। और अगर आपकी कोई चीज बेस्ट है, आपकी अच्छी है, वो चीज ट्रेंडिंग में नहीं है, आप वो चीज छोड़ के वो चीज करने लग गए जो ट्रेंडिंग में है, वो भी बेवकूफी है। तो हमेशा आपको दोनों ही सूरतों में बैलेंस्ड रहना है कि जो आपका बेस्ट है आपको उस पर टिके रहना है। कोई चीज ट्रेंड में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टाइम अपने आप आएगा, आपको टाइम मिलेगा जब आप पे लोग ध्यान देंगे, लेकिन वो आपका बेस्ट होना चाहिए। आप किन लोगों को सुनते हैं, राइटर्स, पोएट्स या सिंगर्स? बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे मेरे फेवरेट लोग तो ये भी सामने भी दिख रहे हैं मुझे आपकी दीवार पे। तो सिंगर्स बहुत सारे हैं, मैं कोई एक सिंगर मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगर से मैं बहुत ज्यादा वो हूँ कि गजल में अलग अलग लोग हैं मेरे फेवरेट हैं। जैसे गजल में सबसे ज्यादा मुझे पसंद है गुलाम अली खान साहब। ओके। अब कवाली में नुसरत साहब। बॉलीवुड म्यूजिक की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्टाइल में कमाल करते हैं। तो कोई एक इंसान नहीं, बहुत सारे नाम हैं। कश्मीर से है कोई? कश्मीर से भी बहुत लोग हैं जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, काफी सारे, जिनको सुन सुन के मैंने काफी सीखा है। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ मैं 1 2 4 नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा भी है, बहुत सारे लोगों से मैं इंस्पायर भी हूँ, और है बस। अब ये है कि आपने ये फोटोज लिया, इनमें एक चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है जिनकी तरफ मैं बार बार देखना, जावेद अख्तर साहब। मैं उनसे बहुत मतलब इंस्पायर्ड हूँ हमेशा से। उनका जो लेवल ऑफ विजडम है, जो उस अलग लेवल पे सोचते हैं, बात करते हैं, तो ये मेरे मतलब ऐसे 4-5 लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। और मैं ऐसा नहीं मिलना चाहता हूँ कि मुझे उनके साथ फोटो खींचना है, कुछ मिलना चाहता हूँ इसलिए कि मैं उनके साथ बैठ के बात कर सकूं, वो मुझसे बात करें, मेरी बात सुने। भले मेरा लेवल उनके जैसा ना हो बोलने का, सुनने का, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझसे जरूर बात करें। तो मुझे उनकी बातों से काफी सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि एक वीडियो से बंदा नहीं सीख सकता। तो सामने बैठ के जो एक ऑरा जो क्रिएट होता है वो डिफरेंट होता है। तो मुझे उनके साथ बैठना है, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, जो भी, और उनके साथ बातें करनी। उनमें जावेद अख्तर साहब हैं जैसे, फिर शाहरुख खान, मतलब उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनकी पर्सनैलिटी से। मैं उनके फिल्मी करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्में भी माशाल्लाह बहुत सुपर डुपर हिट हैं, मतलब बहुत बड़े स्टार हैं,
मेरे कहने की जरूरत ही नहीं, हाँ। बट सिर्फ फिल्मों के कारण नहीं, वो एज ए पर्सन जो है, जो मुझे लगता है उनको देख के, उनकी बातें सुन के, उस हिसाब से मैं उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, मतलब उनके साथ मुझे बैठने का शौक है। फिर ऐसे एक शायर हैं तहजीब हाफिज, जी, पाकिस्तान हाँ, के। उनका मुझे बहुत जो एक तरीका है बात करने का, सोचने का, चीजों को रखने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एक्टर हैं जैसे पंकज त्रिपाठी हो जी। गए, मनोज बाजपेयी, इस तरह के जो लोग हैं कुछ, मतलब जिनसे मैं बैठना, जिनके साथ मैं थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ बैठ के। ओके। शायद हो सकता है उनकी कुछ चीजें मैं ले सकूं, जी। तो उनसे उनका सोचने का तरीका, उनका विजन कुछ मैं ले सकूं। तो उसके अलावा जो सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, जिनका काम अच्छा लगता है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका काम अच्छा है, जो बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, शायर हैं, बहुत कुछ लोग, बहुत सारे लोग। हाँ, सलीम खान साहब, जी। मैं तब से सोच रहा था कि कोई एक मुझे ध्यान से निकला, सलीम खान साहब के साथ मुझे बैठने का बड़ा शौक। जी। तो बहुत मतलब हैं कुछ ऐसे लोग जो मुझे बहुत ज्यादा, जिनको मैं मानता हूँ। कभी किसी से मुलाकात हुई है जिनको आप पसंद करते हैं उनसे, या फिर कुछ वैसा इनकाउंटर हुआ है, या फिर अभी होना बाकी है? इनमें से तो नहीं हुआ ना कोई भी, ओके। इसलिए तो है कि मन है मेरा कि इनके साथ में बैठ। जी। हाँ, और ऐसा है कि जैसे कभी किसी मौके पे आप किसी इंसान से मिल जाते हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ऐसे मौके कई बार आए हैं, अच्छे से नामी लोगों के साथ, मतलब एक मोमेंट शेयर हुआ है मेरा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसलिए नहीं होती कि एक तो मेरे लिए ये चीज मायने रखती है कि अगले इंसान का, आप अगले इंसान के टेंशन में हैं भी कि नहीं। जी। अगर आप हैं ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ से गुजर गए, बैठ गए, उन्होंने आपके साथ हाथ मिला लिया, फोटो खिंचा लिया, वो चीजें नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, जी, जी, क्योंकि जी। उनकी नजर में आप आए ही नहीं, आप कौन थे, क्या थे। तो मायने वो मुलाकात रखती है जब जिस मुलाकात में आप उनके जहन में आए। एक मेमोरी छोड़ के जाओ कि हाँ, एक इंसान उनसे मिला था। जी। उस तरह की जब मुलाकात हो तो मैं उस मुलाकात को मानता हूँ कि हाँ, ये एक मुलाकात है, अदरवाइज नहीं। ओके। आपकी जिंदगी की कोई ऐसी सीख जो सबको सुननी चाहिए और शायद एम्पलीफाई भी करनी चाहिए? नसीहत की तो मुझे खुद जरूरत है, सच बताऊं। मुझे, मेरे को तभी चीजों को गैदर कर रहा हूँ, सच जी। बताऊं, मैं बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छी चीजों में से निकाल के अपने अंदर ला पाऊँ, क्योंकि बहुत काम करना है अपने आप तक। बाकी नसीहत जैसा तो कुछ भी नहीं है, बस ये कि हाँ, एक चीज है कि जो मैं खुद भी सोचता हूँ, मानता हूँ, कि अपने काम से प्यार करो, और जिस काम में मन लगे वही करो, नहीं मन लग रहा है मत करो, कोई मजबूरी नहीं, जी। बट जो काम कर रहे हो तो उसको दिल से करो, बस। आप पोइट्री भी लिखते हैं? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। आप सुनाएंगे हमें कुछ? हाँ, अभी लिखना मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, कुछ गाने मैंने कुछ सिंगर्स के लिए लिखे भी हैं, तो ऐसे छोटे छोटे शेर हैं मेरे कुछ जो जहन में आ रहे हैं। मैं इरशाद। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक शेर लिखा था कि हुआ ना दीदार जिन्हें भी उनका, जहन में उनके सवाल होंगे। हुआ ना दीदार जिन्हें भी उनका, जहन में उनके सवाल होंगे। जिन्होंने वो बेहिजाब देखे, नसीब उनके कमाल होंगे। वाह। झुकी नजर का सुरूर ऐसा, किसी की सुध-बुध रही ना बाकी। मिलाते होंगे वो जिनसे नजरें, खुदाया उनके क्या हाल होंगे। वाह वाह। एक दो और, अगर, मुझे पता नहीं क्यों मुझे पोइट्री पसंद है तो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैं फोन की हेल्प ले लेता हूँ जी। तो, क्योंकि ऐसे आते नहीं है जहन में। फिर ये एक शेर है मेरा कि कहते हो प्यार करते हो, कहते हो प्यार करते हो, क्या बात करते हो। कहते हो प्यार करते हो, क्या बात करते हो। मुझे खोने से डरते हो, क्या बात करते हो। प्यार बहुत आता है जब तुमको कोई भाता है, चुटकी में फेंक देते हो जब दिल विल भर जाता है। कहाँ कहाँ तुम रहते हो, और आकर मुझसे कहते हो, आज भी मुझ पे मरते हो, क्या बात करते हो। वाह। तो एक और शेर है जी। कि तेरा दिया है ये जख्म इस पे, लगा ना मरहम ये खुल ना जाए। तेरा दिया है ये जख्म इस पे,
लगा ना मरहम ये खुल न जाए, वैसे तो जी भी लूं कुछ घड़ी में, ऐसे कहीं दम निकल न जाए। बहुत खूबसूरत। नजर ये शोला, अंदाज आतिश, सूरज की गर्मी सा जलवा तेरा। नजर ये शोला, अंदाज आतिश, सूरज की गर्मी सा जलवा तेरा, ना गुजरा कर मेरे आंगन से यूं ही, कहीं ये घर मेरा जल ना जाए। वाह। फिर है कि कैसे लड़ता हूँ यादों से तेरी सनम, कैसे लड़ता हूँ यादों से तेरी सनम, ना चले जोर कोई तो मैं क्या करूं। कैसे लड़ता हूँ यादों से तेरी सनम, ना चले जोर कोई तो मैं क्या करूं। लोग अच्छे तो हैं, दिल को तुझसा मगर ना लगे और कोई तो मैं क्या करूं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। बस काफी आई थिंक। हम सोच रहे थे कि एंड कैसे करें पॉडकास्ट पे, सिंस आप गाते हैं तो अगर हम एक एक दो गाना अगर आपसे सुने फिर अंत की तरफ बढ़े। हाँ जरूर, मैं एक मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है, मैं सोच रहा हूँ कि वही अपने ऑडियंस के साथ आज जी शेयर करूं। बिल्कुल। जख्म देते हो फिर दुआएं देते हो, जख्म देते हो फिर दुआएं देते हो, क्यों सुलगते शोलों को हवाएं देते हो, क्यों सुलगते शोलों को हवाएं देते हो। क्या है कीमत आजकल तुम्हारे हुस्न की, क्या है कीमत आजकल तुम्हारे हुस्न की, क्या है कीमत आजकल तुम्हारे हुस्न की। कितने पैसों में अपनी वफाएं देते हो, कितने पैसों में अपनी वफाएं देते हो, क्यों सुलगते शोलों को हवाएं देते हो, जख्म देते हो फिर दुआएं देते हो। एक शेर है कि खंजर चला के खून को वो धो भी रहे हैं, खंजर चला के खून को वो धो भी रहे हैं, क्या खूब अदाकार हैं वो रो भी रहे हैं। जिन पे मेरे खून के निशान हैं छपे, 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 उन्हीं हाथों से मेरी बलाएं लेते हो, उन्हीं हाथों से मेरी बलाएं लेते हो, क्यों सुलगते शोलों को हवाएं देते हो, जख्म देते हो फिर दुआएं देते हो। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ काबिल बुखारी। बहुत ही डिफरेंट एंडिंग हुई इस पॉडकास्ट की, बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।